उर्दू आवाज़ टीवी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूवर्स, वीआईपी गपशप एपिसोड 5 के पार्ट 5 में आपकी होस्ट नुसरत जहां ऑस्ट्रेलिया से। इस एपिसोड के हमारे स्पेशल मेहमान चेयरमैन पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन प्रोफेसर शाहिद अहमद मेमन साहब और इस प्रोग्राम के को होस्ट मोहम्मद शाहिद रशीद साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ स्टोरी अपने प्यारे दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। अगर आप विजुअली इम्पेयर पर्सन हैं तो हमसे रब्ता करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर +61480213 और हमारा ईमेल एड्रेस है urduawaztv@gmail.com। अपने मनपसंद चैनल उर्दू आवाज़ टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन के बटन को अगर दबाएंगे तो हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। और इस तरह की मालूमाती वीडियोस दोस्तों आप भी अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो हम चलते हैं अपने मेहमान की जानिब और इस प्रोग्राम के को होस्ट की जानिब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और उनसे सुनते हैं कि वो इस पार्ट में हमसे क्या शेयर कर रहे हैं। स्पेन में जो आपका टूर हुआ अच्छा, हाँ, तो स्पेन में जो टूर हुआ वो उसमें हम लोग लकीली जद्दोजहद कामयाब हो गई और पाकिस्तान से हम ले जाना चाहते थे। तो उस वक्त इत्तेफाक से उसी साल हमारे नवाज शरीफ साहब ने जिना टर्मिनल का इफ्तिताह किया था। कराची में आए थे और गवर्नर हाउस में उनको इस्तकबालिया दिया गया था और मौजूद शहरियों को, जिसमें उन्होंने हमें भी बुला लेते थे उस जमाने में। तो मैं खड़ा हुआ था उधर लॉन में, अभी जो है वो जूसेस जल रहे थे, तो एक खड़ा हुआ था। तो इतने में आए वो साहब और कहा अस्सलाम वालेकुम, पहचाना मुझे। तो मैं थोड़ा सा रुका, मैं आपका वजीर आजम नवाज शरीफ। तो वो जिना टर्मिनल का इफ्तिताह करके उस दिन आए थे। तो उन्होंने बताया कि आप लोग जाके देखें भाई, बहुत खूबसूरत चीज़ बनी है, इस तरह से वो बातें। तो इत्तेफाक से उसी में मेरी पहली बार इनसे मुलाकात हो गई थी। नीलाम घर के अजीज साहब, तारिक अजीज साहब ने मुझे कहा, यार शाहिद साहब, आपका काम है, सुना है आप इतने एक्टिव है, लेकिन मेरे प्रोग्राम में कभी आप नहीं आए। आपके ब्लाइंड तो बहुत सारे आते हैं। तो मैंने कहा, तारिक साहब, मुझे अपने नीलाम कराने का कभी ख्याल नहीं पैदा हुआ, कभी होगा तो मैं जरूर आऊंगा आपके पास। फिर तो आपको मेरी जगह देनी पड़ेगी, जिस तरह से आपने बात की है। मैंने कहा चले, इंशाल्लाह देखेंगे। तो इस तरह से वहाँ हुई। फिर उसके बाद मैंने नवाज शरीफ साहब ने पूछा कोई आपका प्रॉब्लम, तो मैंने कहा हमारा दस्ता जाना है और हम लोग तैयारी में है। तो कहा मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी को लिखा देता हूँ, इनसे आप रब्ता करें। खैर वो बात फिर क्या होनी थी, हमें सरकार से जो है ना परमिशन मिल गई और मैं सोल रिप्रेजेंटेटिव था कंट्री का और स्पोक्समैन बनकर उस पैरालिम्पिक्स में 1978 के जो 92 के 92 के जो पैरालिम्पिक्स थे, उसमें मैंने 4 रुकनी दस्ता था। हमारा कोच थे रफी साहब, जो मलेशिया से कोच की ट्रेनिंग पहले ले चुके थे। कोलालमपुर यूनिवर्सिटी में जो स्पोर्ट का शोबा था, वहाँ से पीएजी ने उनको कराई थी ट्रेनिंग। तो कोच थे हमारे साथ खालिद महमूद साहब थे भावलपुर के, और लाहौर के खावर साहब जो उस वक्त कराची में सेटल थे, स्विमर की हैसियत से थे, क्योंकि उससे पहले भी वो जर्मनी में रहे थे और स्विमिंग वगैरह का तजुर्बा था। ये लोगों को लेकर हम गए थे और वहाँ पर बाकी चीज़ें तो जाहिर है पहली बार हम गए थे और मेयार वहाँ का बहुत बुलंद था। और हमने वहाँ जो चीज़ें देखी है ना, और माजूरों के जो खेल थे, एक ये नहीं क्रिपल जो हमारे रास्तों पर रगड़ के चलते थे ना, वैसे लोग भी थे जो रिंग वाली गाड़ी बनी हुई थी, उस पर बैठ के ट्रेन के साथ दौड़ रहे थे और बसों के साथ दौड़ रहे थे। उस किस्म की बहुत सारी चीज़ें बताने वाली, लेकिन खास बात मैं बताऊंगा कि जब स्पेन गए तो वहाँ पाकिस्तान में एक एम्बेसडर रह चुके थे, उनको पाकिस्तान ने अपना काउंसलर जनरल बनाया हुआ था वहाँ पर, एजाजी काउंसलर जनरल स्पेन के शख्स थे। तो बड़े बड़े पाकिस्तानियों की तरह हमसे मिले, सब कुछ
मैंने उनसे ख्वाहिश जाहिर की कि मैं कुर्दुआ जाना चाहता हूँ। कुर्तुबा को वहाँ कुर्दुआ कहते थे। अच्छा, तो सही। खैर वो अरेंज करा दिया उन्होंने। हम लोग वहाँ गए जुमेरात की शाम को, और हम लोग रवाना हुए और सुबह सवेरे पहुंचे वहाँ पर और मस्जिद कुर्तुबा पहुंच गए। अब जब हम वहाँ देखे तो हमें बताया गया कि यहाँ नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, जुमा वगैरह नहीं होता। आप एक टुकड़ा बना हुआ है, तो जो मेहराब से 5 मीटर अंदर मस्जिद में लेफ्ट राइट में 5-5 मीटर, यानी टोटल 5 बाय 5 का एक टुकड़ा बना दिया था मेहराब के पास। उसके अंदर जाके 2 रकात 4 रकात आपको पढ़नी है तो पढ़ ले। बाकी पूरी मस्जिद में लोग जूते वूते लेके चल रहे थे और बड़े विजिटर आते थे, कैमरामैन, मीडिया के लोग और सैयाह, और जूते पहनकर औरतें, बच्चे, मर्द सब लोग वहाँ होते थे। तो वो देखकर मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई। मैंने जाके उनके इंफॉर्मेशन सेल में पूछा कि भाई हम तो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। तो कह रहे थे कि नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, इतने में हम जब विजिट कर रहे थे तो एक अरब ने आवाज़ निकाली, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, और इस तरह से 2 बार का अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, वो था गाइड जो बता रहा था एक टीम को। तो वो टीम में यूरोपियन की टीम थी। उसने पूछा था ये मेहराबे और गुंबदें बने हुए हैं, ये किस लिए है इस मस्जिद में, इसका पर्पस क्या है? तो उसने बताया, देखो ये अजान देते तो इससे आवाज निकलती थी और पूरे महल्ले में गूंजती थी। माइक सिस्टम नहीं था उस वक्त। तो उसने कहा कि इसको, अब जैसी उस अजान की आवाज सुनी ना, मैंने कहा यार खबर, तुम्हारी आवाज बहुत बुलंद है, 12:30 का वक्त हो रहा है जुमे का, तुम अजान दो। उसने वहाँ अजान देनी शुरू की। तो वो पुलिस वाले, ये वो जो सिक्योरिटी के लोग थे, आगे पीछे दौड़ते दौड़ते तकरीबन पौन अजान हो गई। तो मुझे आकर कहा, हे मिस्टर, वी टोल्ड यू दैट सिंगिंग इज नॉट अलाउड इन दिस प्लेस। तो मैंने कहा ही इज नॉट सिंगिंग, ही इज वर्शिपिंग। तो वो बोल के मैं गया, तो वो दौड़ते दौड़ते अपने ऑफिस में गए। वो ऑफिस में बोल के आए जब तक कि हमारी अजान खत्म हो गई। उसके बाद हमने जो है वो, मैंने छोटे से जो है वो तकरीर की और फिर हमने सफबंदी की और हमने चारों ने वहाँ जुमा पढ़ा। और वो जब हमने तिलावत वगैरह की ना, उनकी जरूरत नहीं हो रही थी कि नमाज के बीच में कैसे इनको टोके। तो वो बहुत परेशान थे। और मैंने बहरहाल वो कंप्लीट की। तो उसके बाद उसने कहा, हमने आपको कहा था कि ये सिंगिंग और ये चीज अलाउ नहीं है यहाँ पर। तो मैंने कहा, व्हाट आई वांटेड टू डू आई हैव डन, नाउ व्हाट यू वांटेड टू डू यू प्लीज ट्राई योर बेस्ट। तो कहा, दोबारा गया, मुझे ऑफिस में बुलाया, हमारे पूरे लोगों को ऑफिस में बुला लिया। और ऑफिस में गया तो उसका अफसर कहता है, देखो ये बैच लगा हुआ है ना बार्सिलोना पैरालंपिक का, इस बैच ने आपको सेव कर दिया है, वरना हम आपके खिलाफ बड़ा एक्शन लेते, आपने वायलेंस किया। तो वो बस मैंने उनको कहा कि इसने मुझे नहीं सेव किया है, मेरे माय ऑलमाइटी अल्लाह सेव। तो इस तरह से जो है वो हमने पहली बार वहाँ मस्जिद को, और वो खबर भी याद जसारत में छापी थी कि मस्जिद कुर्तुबा का एक यादगार जुमा। शुक्रिया सर, आपने जब से गुफ्तगू हो रही है एक मारूफ शख्सियत का जिक्र किया है, डॉक्टर फातिमा शाह। हमारे व्यूवर्स और लिसनर्स उनके बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, चूँकि आपका करीब वक्त उनके साथ अच्छा गुजरा है। तो सर बताएं कि वो कौन थी और किस तरह का उनका डॉक्टर फातिमा शाह जो है ना, वो नाबीनाओं के लिए, पाकिस्तान के नाबीनाओं के लिए नहीं, एशिया के नाबीनाओं के लिए भी एक नेमत उज़्मा थी, नेमत उज़्मा। इसलिए कि डॉक्टर शाह की बड़ी खूबी ये थी कि डॉक्टर शाह बड़े जो है एरिस्टोक्रेट माहौल से आई थी, खुद डॉक्टर थी, तालीमी काबिलियत बहुत अच्छी थी। मैंने कहा उनका तालीमी बैकग्राउंड अलीगढ़ का था और सारे लोग भी उनके वैसे ही थे। लेकिन जब वो ब्लाइंड हुई है और बिलखुसूस जब मेरे साथ काम करना शुरू किया है, तो डॉक्टर शाह की बड़ी खूबी थी कि हमारी ब्लाइंड शख्सियत आज भी जो है ना, वो
जरा सा पढ़ लिख लेते हैं, कुछ पोजीशन में आते हैं तो अपने अंदर फासले रखना चाहते हैं। डॉक्टर शाह की खूबी ये थी कि वो फासलों को नहीं रखना चाहती थी। वो काम करने के मामले में जो भी मिले, जैसे मैंने उनसे कहा कि अगर इस वक्त बेगर के साथ भी काम करना है तो वो काम निकालने की सलाहियत रखती थी। डॉक्टर शाह डिसिप्लिन की जबरदस्त माहिर थी। डॉक्टर शाह रिकॉर्ड बहुत रखती थी। मैंने उसी वक्त से सीखा और मैं अब अपने यहाँ PDF में रोज डांटता हूँ कि इसकी कॉपी रख ली। वो जितने लेटर लिखवाती थी शाम में, सबकी कापियां हमारे सेक्रेटरिएट में देने के लिए देती थी कि वहाँ भी एक फाइल बना के रखो। अच्छा, डॉक्टर शाह की मैं और 3, 4, 5 कारनामे बताऊंगा कि जिसकी वजह से हम लोग आज तक फैज़याब हो रहे हैं। लेकिन पहली बात कि डॉक्टर शाह जो है ना, अपनी एज की वजह से बात ये होती थी, फोन आते थे तो बेजार हो जाती थी कि यार, फिर कहेंगी ये समझ के कि यार ये कोई अहम ही बात हो रही होगी, अच्छा लाओ दो। और फिर जब वो देखेंगे ऐसा है, मेरे साथ डॉक्टर शाह ने एक बार ऐसा कहा था बेटी को, उनको बता दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अच्छा चलो लाओ दे दो। और देने के बाद 2.25 घंटे बात की है मुझसे उन्होंने टेलीफोन पे, 2.25 घंटे बात की है। और वो बीमार थी और जब मेरे साथ खत्म हुई है तो कह लगाते हुए खत्म हुई है। तो वो मैं लोगों को कहता था, उनकी बेटियां कभी कभी मुझे कहती थी शाहिद साहब डॉक्टर साहब अम्मी थक गई हैं अभी, तो अम्मी को जरा सा, मैंने कहा भाई अम्मी नहीं थकी है, आप लोग थके हैं। तो उनको तो ये उनका टॉनिक है, जो हमारे मौजू पे वो बात करती है ना तो उनको टॉनिक मिलता है। तो बाद में उनके घर वाले भी समझ गए थे कि ये वाकया है कि उनको इससे बड़ी तकलीफ पहुंचती है। एक बार हम बैठे हुए थे रात को तकरीबन 10 बजे तक काम कर रहे थे, तो वो डॉक्टर शाह के पास को उनकी अम्मी ने कहा, बेटी ने कहा, बड़ी बेटी भी PIA में कॉपी राइटर थी, बहुत लर्नेड खातून मिसेज हसन है। तो वो उन्होंने कहा अम्मी खाना नहीं खाना है, तो उन्होंने कहा नहीं मैं जो है खाना नहीं खाऊंगी, बस 1 गिलास दूध का और बॉइल्ड एग लूंगी। आपको जो है ना बॉइल्ड एग तो हरगिज नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा क्यों? नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर साहब मुझे कहते शायद आई डोंट नो हु इज डॉक्टर इन दिस हाउस, हु इज डॉक्टर इन दिस हाउस। तो डॉक्टर साहब की बेटी बोलती है एनी हाउ एवरीबडी नोज के हु इज इल इन दिस हाउस। तो इस तरह की बहुत होती थी। तो डॉक्टर शाह ने, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्रेल ट्रांसक्रिप्शन को इंट्रोड्यूस करके उसके बाद जो हम लेक्चरर वगैरह लगने शुरू हुए, यानी नॉर्मल सब्जेक्ट के लिए भी, वो भी डॉक्टर शाह का कारनामा था बड़ा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट पर उन्होंने तवज्जो दी। तो पहले हम लोगों ने अब PAB में ये जो मैंने बताया कि कंसेप्ट आया कि भाई अगर फैक्ट्री और रख नहीं रखी है तो PAB स्टाइपेंड देगा अपने लोगों को, उनको काम करने का मौका दे। अगर उन्होंने काम कर लिया तो आइंदा इनका स्टाइपेंड आप शुरू करें और सैलरी आप शुरू करें। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट था। उसके नतीजे में इसी तरह से PIA में जो कंसेशन का शुरू किया, ये दुनिया की पहली एयरलाइन थी जिसने ब्लाइंड और उसके गाइड को दिया था। बाद में आपको पता है कि हमारे यहाँ जैसे ब्यूरोक्रेसी का मैंने आपको बताया कि उनके अंदर ये तंग नजरी है कि नाबिना और माजूर अफराद इस सहूलत के मुस्तहिक है कि नहीं है। तो और फिर नुकसानात को सारा देखते हैं कि अगर नुकसानात हुआ तो ओवर पेड, ओवर फैसिलिटेटेड स्टाफ को नहीं देखते हैं और सोचते हैं कि हम माजूरों को देने से शायद नुकसान हो जाएगा, तो उसमें कमी हुई। अदरवाइज PIA का शुरू डॉक्टर शाह ने ज़ियाउल हक को कहकर करवाया था कि इसमें दिया जाए। तो ऐसे डॉक्टर शाह ने जो है ना, एक शख्सियत उनकी अच्छी थी, तो उनको शूरा का रुकन बनने का मौका मिला था। तो उन्होंने बड़े लैंडमार्क छोड़े हैं। और अदब की मैं बताया दूसरा कि वो बड़ी इल्मी शख्सियत थी और वो ये नहीं करती थी। हमारे कुछ लोग जैसे बाद में डॉक्टर सदमा या कैप्टन मकबूल साहब वगैरह है, इन्होंने ब्रेल नहीं सीखी, बड़ी उम्र में हुए ना, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत बड़ी उम्र में ब्लाइंड हुई, लेकिन बाकायदा ब्रेल सीखी, ब्रेल कंस्ट्रक्शन सीखी, ब्रेल कॉन्फ्रेंस की सदारत करती थी और गालिब का दीवाने गालिब पूरा ब्रेल में खुद लिखा था।
डॉक्टर साहब तो अकबर था, अदब की भी बड़ी रसिया थी डॉक्टर साहब। हमको दुआएं दो तुम्हें लीडर बना दिया, मुझे कहा एक दिन, हमको दुआएं दो तुम्हें लीडर बना दिया। इस तरह की उनकी वो उनको कलाम बड़ा याद था। उन पर डॉक्टर साहब पर एक नज़्म एहसान दानिश ने लिखी थी उनकी किताबों में। ये मसूरी में वहाँ पर वो एक मुशायरा हो रहा था डॉक्टर शाह के वालिद के साथ। डॉक्टर शाह वहाँ गई थी तो एहसान दानिश की मुलाकात हुई और वहीं डॉक्टर साहब है किया। तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि इस तरह का मुशायरा हुआ था, मुझको ये लिखा ये वो। तो वो उस जमाने में जरा बोलने की इस तरह की आदत थी, यंग था, तो मैंने बल्कि बहुत बेतुकी बात कर दी। और बेतुकी बात ये थी कि मैंने कहा डॉक्टर साहब खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम की। तुमने क्या कहा? खंडर बता रहे हैं। तो मैंने कहा सॉरी डॉक्टर साहब, हमें उर्दू नहीं आती ना, मेमन लोग हैं, हमारी उर्दू ऐसी है। तो मैंने कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल कर दिया होगा। तो इस तरह से डॉक्टर साहब बड़ी दिलावे शख्सियत थी, है ना, दिलचस्प बातें करती थी। फिर मिल जाए मेरे घर आई तो वालिद साहब से, मेरी वालदा से, यानी छोटे बड़ों से मिलन, बड़ी मिलनसारी भाई में। अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। आप बताएं कि कहाँ डॉक्टर फातिमा शाह पैदा हुई हाँ, और कैसे वो ब्लाइंड हुई थी? हाँ, ब्लाइंड का भी बताता। भेरा में पैदा हुई थी। उनके वालिद साहब जैसे मैंने कहा प्रोफेसर थे सरगोदा कॉलेज में। तो वो भेरा के मकाम पर वो ठहरे हुए थे, सरगोदा से करीब है भेरा। डॉक्टर साहब पैदा इत्तेफाक से इस इलाके में, उन्होंने जो बताया। भेरा का नाम सुना आपने? जी पाकिस्तान पे इंटरचेंज है बकायदा, जो मोटरवे है लाहौर उधर डॉक्टर साहब पैदा हुए। तो वहाँ बल्कि इस मकाम पर बाबर ने भी आके पड़ाव किया था। बाबर की फौजों ने इस मकाम पर पड़ाव किया था। तो डॉक्टर साहब वहाँ पैदा हुई थी और उनका पैदाइश का वो बताती है कि मेरा 1912 था, लेकिन लिखा गया 1914। उस जमाने में का लिखने दिखाने में मामला होते थे। वो खातून वाहिद मैंने देखी उस जमाने में कहती थी कि मेरी उम्र 2 साल ज्यादा है भाई, किताबों में लिखी हुई है उससे ज्यादा है। तो वो पैदा हुई थी और उन्होंने तालीम अलीगढ़ में हासिल की थी। और बकौल उनके ये पहले उनको थोड़ा सा वो एक आध जगह फेल भी हुई है। तो उसके बाद जो उनको डांट पड़ी और उसके बाद जो वो तालीम की तरफ मुतवज्जे हुई तो उन्होंने अलीगढ़ में टॉप किया था पूरे हिंदुस्तान में। अलीगढ़ से इम्तिहान होते थे ना मैट्रिक के और ग्रेजुएशन के, तो डॉक्टर शाह ने टॉप किया था। और वो मेडिकल की डॉक्टर थी। और डॉक्टर शाह 1946 में पाकिस्तान आ गई थी। और फिर डॉक्टर शाह 56 में जब अपना क्लिनिक आराम बाग कराची में आराम बाग जो है ये बंस रोड का इलाका है और बहुत ही जरखेज इलाका है। तालीमी इदारे डीजे साइंस कॉलेज, एसएम कॉलेज, कायद-ए-आज़म का स्कूल वगैरह सब इसके करीब होते थे। तो ये उस इलाके में आराम बाग पर डॉक्टर शाह का क्लिनिक होता था। और ये डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की हैसियत से काम कर रही थी और अफवाह हेल्थ की सेक्रेटरी भी थी कमेटी की। डॉक्टर ये बेगम लियाकत अली खान के साथ इनका शब रोज का कोऑर्डिनेशन था। पैब में बेगम लियाकत अली खान जो है इनके साथ हमेशा बहुत से प्रोग्रामों में रही। खुद मैंने जो ब्रेल के प्रोग्राम भी कराए, जब हमारे जिब्रील को हमने ट्रांसक्राइब करा के एक प्रोग्राम में पेश किया तो उस वक्त बेगम लियाकत ही एपीओ स्कूल में गवर्नर सिंह की हैसियत से हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर शाह की वजह से शरीक हुई। तो ये है कि उस वक्त जो है डॉक्टर शाह जो है वहाँ पर मैंने आपको बताया कि 56 में उनको मोतिया का आर्जा लाट हुआ और उन्होंने मोतिया का ऑपरेशन कराया। वो ऑपरेशन, हालांकि मोतिया का ऑपरेशन कोई ऐसी चीज नहीं है अभी लोग करा के उसी वक्त वापस आ जाते हैं, लेकिन उस ऑपरेशन वो फेल हो गया ऑपरेशन और उसके नतीजे में उनकी बीनाई चली गई। और 56 से लेकर 60 तक 4 साल डॉक्टर फातिमा शाह जो है वो बताते हैं कि घर में
सिर्फ वॉशरूम वगैरह जाती थी दीवार पकड़ पकड़ के, बाकी बेड से उठती नहीं थी वो, कि मैं गिर जाऊंगी, मैं टकरा जाऊंगी। डॉक्टर आइजाबेला ग्रांट ने जो है इनको लाकर बेदार किया। फिर हम लोग जब 1974 में डॉक्टर फातिमा शाह को इंटरनेशनल फेडरेशन का सदर बना रहे थे पहली बार, डॉक्टर शाह लंदन से आने वाली थी, हम लोग पहले पहुंच गए थे रेड रूट से, तो आइजाबेला ग्रांट के साथ मुझे उस वक्त काम करने का बड़ा मौका मिला। आइजाबेला ग्रांट ने कहा, भाई डॉक्टर फातिमा शाह देर कर रही है और ये जर्मन जो है अपना नुमाइंदा श्रीलंका का जो है वो अली गुआना को ले आएंगे, तुम देख। मैंने कहा नहीं जी, मैं आपको एश्योर करता हूँ डॉक्टर शाह आ जाएगी और हमारा कैंडिडेट वही होगा। और डॉक्टर शाह फिर वहाँ इलेक्ट हुई। उसके बाद डॉक्टर शाह डॉक्टर आइजाबेला के साथ मुझे 2 साल तक काम का मौका मिला। थैंक यू सर, आपने बड़ी ज़बरदस्त हमसे गुफ्तगू की और पार्ट 1 से अब तक हमारे लिसनर्स आपकी गुफ्तगू से बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अब वो आपके मैरिड लाइफ के बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि सर आपकी शादी कब हुई और आपके बच्चे कितने हैं। कुछ तफसील हमारे व्यूअर्स से और लिसनर्स से शेयर करें। अच्छा देखिए, मेरी शादी तो तकरीबन 40 साल की एज में सन 85 में हुई वैसे, और 1 अगस्त को हुई थी। और एक उसमें इत्तेफाक है कि उसी में नॉर्वे का वक्त ऑफिशियल वक्त पहली बार आया और 1 हफ्ते में मैं इस्लामाबाद गया। 14 अगस्त की तकरीब कराची करके 14 अगस्त की शाम मैंने जो है ना सकरपड़िया पे गुजारी थी वो नॉर्वे के डेलीगेशन के साथ। तो वो यानी मेरा बड़ा हंगामा खेजी में शादी। अच्छा, शादी लेट होने का सबब वो ये था, मैंने शायद पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया या आप वह कर देता हूँ, कि हमारे घर का माहौल जो था उसमें एक तो दीनी रुझान भी था, पर्दा भी फिट था, और साथ साथ जो है ना वो सिस्टम जो था उसको भी फॉलो करना होता था। जो बाहर से बहू बन के आती थी उसको जो है ना पूरे सिस्टम को अपनी मर्जी नहीं चलानी होती थी, और वो एक सिस्टम बना हुआ था। अब मैं ये देखता था कि मैं ब्लाइंड हूँ, मेरे साथ जो शादी करेगा था, मुझे इत्तेफाक से मैंने स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाया, गर्ल्स स्कूल में पढ़ाया, मेरे कॉन्ट्रैक्ट बहुत थे और मुझे ऑफर हुई थी, बिल्कुल बाकायदा ऑफर हुई। और बाद दफे इस किस्म के जुमले सुनने मिले कि जो है हम तो सोच रहे हैं हमारी बेटी आपके साथ 7 समुंदर सफर करेगी और हमारे ये करेगा। बहुत इंस्पायर करने की कोशिश की गई वैसे, लेकिन मैं खौफजदा होता था कि जो यार इशार करके आएगा और उसको घर में माहौल मिलेगा ना। अच्छा, मैं वालिदैन का अल्लाह के फजल से, या अल्लाह की दीवी तौफीक थी कि कदरदान था, और मेरा यानी कंसेप्ट ये था कि अल्लाह ताला खुद जमीन पे नहीं आता है, तो वो नबी को भेजता है, बुजुर्गों को भेजता है, वालिदैन को भेजता है कि वो गाइड करे, रहनुमाई करे। तो वालिदैन ने अगर कहा और हमने किया ना, तो हमारा किबला तो दुरुस्त हो ही जाता है, चाहे वालिदैन का बोला हुआ गलत भी हो, तो अल्लाह की रजा तो उसमें शामिल हो ही जाती है कि अल्लाह ने कहा है वालिदैन को माने। तो मैं वालिदैन को सोचता था, यार मैं वालिदैन को अपोज कैसे करूँगा, और मैं ये तसादुम को नहीं मोल ले सकता। मैंने शादी को बहुत अवॉइड किया। बहरहाल हमारे वालिदैन ने फिर बिलाखिर वो दीनी हलकों में बात की। ये मेरे वाइफ के कजिन थे प्रोफेसर जमील फैसल साहब, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, वो हमारे महल्ले में ही थे और हमारे दीनी हलके हुआ करते थे। तो मेरी वाइफ ने उनकी वाइफ से बात की और फिर उन्होंने यहाँ अपनी कजिन से रिश्ता डाला। ये मेरी वाइफ जो है चिश्ती मुजाहिद की फर्स्ट कजिन है, और ये चिश्ती मुजाहिद की मामूदार बहन है। चिश्ती मुजाहिद जो कमेंटेटर थे हमारे, क्रिकेट के कमेंटेटर। तो ये इन लोगों का घराना, इनके तीनों भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है मेरी वाइफ से, पढ़े लिखे घराने से थी। तो इनका रिश्ता उन्होंने डाला, तो बस वो बात बन गई, और मैं वालिदैन के बोलने को अपोज नहीं कर सका। मैं खुद नहीं कर रहा था, लेकिन जब वालिदैन ने मुझे बल्कि वालिद साहब ने 1-2 बार नाराज होकर ये भी कहा कि तुम अगर नहीं करना चाहते हो तो यूरोप इतनी बार गए, तुम्हारा इरादा कुछ ऐसा हो रहा है कि वहाँ से करो तो कर लो,
मुसलमान करके कर सकते हो तो कर लो, हम इजाजत देते हैं, लेकिन मैं इतने दिन तक दूसरे बच्चों की बिलाइंगी नहीं करूं तो मुझे लोग सोचते हैं कि वो पढ़ा लिखा भी है, कमाता भी है, सब कुछ है, तो उसकी क्यों नहीं करते हो। वालिद साहब की बातें मेरे साथ की। बहरहाल फिर आके वो शादी हो गई। मेरी वाइफ जो है सेंट जोसेफ से BSc की हुई थी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की थी और घर में इंडस्ट्रियल होम चला रही थी, और उनके भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट थे तो वो अकाउंट्स का काम उनके साथ करती थी। तो इस एतबार से मुझे जो है ना एक बहुत ही एक्टिव वाइफ मिल गई उस जमाने में, जबकि मेरी शादी हुई और मैं वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के 84 में ऑफिसर हो गया और एशियन ब्लाइंड यूनियन का हुआ, और वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन की तरफ से एशिया और पैसिफिक को UNO में रिप्रेजेंट करने के लिए नामजद हुआ थर्ड वर्ल्ड की तरफ से। तो इसके लिए मुझे ऐसे वर्कर की जरूरत ही थी, और मेरी वाइफ ने पढ़ने लिखने का काम कंप्यूटर जानती थी, बहुत ही डेडिकेटली किया। 4 बच्चे हैं, तो हस्तान को आपने देखा भी होगा, इस्लामाबाद में रहे थे। का मुगीरा है, असलान ने मास्टर किया इस्लामाबाद से, मुगीरा चार्टर्ड अकाउंटेंट करके अबू धाबी में जॉब कर रहे हैं, हस्तान अब प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, हस्तान बिजनेस कर रहे हैं। हस्तान मुगीरा दोनों की शादी हो गई है। बेटी बरीरा थी, उसने मास्टर्स किया था सेंट लॉरेंसेस कॉलेज में, उसने 1.5 साल पढ़ाया, फिर पैगाम आ गया तो उसकी शादी हो गई। तो अब वो होम लाइफ गुजार रही है। तो इस तरह से चौथी बेटी है, वो अभी रिश्ते की मुंतज़िर है। नेक्स्ट पार्ट यानी लास्ट पार्ट में हम शाहिद मेमन साहब के स्पेशल मैसेज के साथ हाजिर होंगे। दोस्तों, मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।